माँ, यह मृत्यु क्या होती है? यह कहाँ से आती है? क्यों आती है? उसकी नन्ही आवाज में अबोध जिज्ञासा थी, एक ऐसा सवाल जिसका उत्तर शायद सृष्टि के पास भी नहीं था। लेकिन फिर भी कव्या ने एक कोमल मुस्कान के साथ ओमुद्री को समझाने की कोशिश की। ओमुद्री, मृत्यु एक लंबी नींद की तरह होती है जहां लोग आराम करने चले जाते हैं। वे हवा में, तारों में और हमारे दिलों में हमेशा बने रहते हैं। कव्या की मुस्कान में एक ममता भरा धैर्य था जो ओमुद्री के मासूम मन को बोझिल किए बिना उसे जीवन के सबसे कठिन सत्य से परिचित करा रही थी। तो फिर माँ, एक दिन मैं भी गहरी नींद में चली जाऊंगी? इस मासूम सवाल को सुनकर कव्या का दिल भर आया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को ओमुद्री के सामने जाहिर नहीं होने दिया। आंखों में हल्की नमी के बावजूद उसने अपनी मुस्कान को बनाए रखा, जैसे एक माँ अपने बच्चे के कोमल हृदय को किसी भी बोझ से बचाने की कोशिश कर रही हो। चिंता मत करो ओमुद्री, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब चलो ओमुद्री, हम थोड़ा पढ़ते हैं। तुम्हारे पापा कल सुबह अरमेंडिया जा रहे हैं, प्रोहाल के घर। ओमुद्री ने अपनी माँ की आंखों में देखा, फिर मुस्कुराई। जीवन की मासूमियत और जिज्ञासा अभी भी उसके भीतर खिल रही थी। अगले ही दिन आर्मेंडिया सिटी अस्पताल के प्रवेश द्वार की तेज रोशनी के नीचे एक एम्बुलेंस स्थिर खड़ी थी। माहौल भारी था, हर कोई शोक में डूबा हुआ। रिभानी अपनी कांपती उंगलियों से अपने पिता तारुसेन के ताबूत की ठंडी सतह को कसकर थामे असहाय रूप से सिसक रही थी। पास ही एडालोरा, तारुसेन की शोकग्रस्त पत्नी, अपने पति के ताबूत से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी, मानो इस अंतिम विदाई को अस्वीकार कर रही हो। तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? अलविदा पापा, मैं आपको हमेशा याद करूंगी। द्रोणाभीर के बारे में कोई खबर है? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। रिभानी के आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। एक ओर वह अपने पिता तारुसेन के खोने का शोक मना रही थी, वहीं दूसरी ओर उसके दिल में द्रोणाभीर के लिए गहरी चिंता थी। उसके भीतर एक अनजाना डर पनप रहा था। द्रोणाभीर का क्या हुआ? क्या वह भी हमेशा के लिए चला गया? अजांगुल के घने हृदय में प्राचीन वृक्षों की छांव तले एक अचेत शरीर पिछले 3 दिनों से निष्प्राण पड़ा है, खोया हुआ, समय और प्रकृति के रहस्यों में लिपटा। उसका बायां हाथ पूरी तरह टूट चुका है, पैर पर गहरी चोट के निशान हैं और शरीर पर घावों की कहानियां उकेरी गई हैं। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है, क्या वो अब भी जीवित है? अचानक छायाओं में हलचल हुई। अजांगुल के गहरे वन का एक आदिवासी लड़का धनुष ताने सतर्क निगाहों से उस अजनबी को देख रहा था। उसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे उसने पहली बार किसी बाहरी दुनिया के मानव को देखा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। एक क्षण के लिए वह ठिठक गया, फिर अचानक बिना कोई और वक्त गंवाए वह मुड़ा और अपने गांव की ओर दौड़ पड़ा। उसी क्षण जंगल के दूसरी ओर एक और हलचल हो रही थी। एक रहस्यमय शख्स छायादार वस्त्रों में लिपटा, चेहरे पर एक मुखौटा, निर्विकार कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसकी चाल में एक अजीब ठहराव था, जैसे कोई गुप्त उद्देश्य उसकी हर हरकत को दिशा दे रहा हो। चारों ओर पसरे सन्नाटे के बीच उसका अस्तित्व ही एक रहस्य बन चुका था। घनी वनस्पति के बीच वह अचानक रुका। जिसकी तलाश में वो आया था वह उसके सामने था, एक छिपी हुई गुफा। लेकिन यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। इसके द्वार से एक रहस्यमय आभा बिखर रही थी, जैसे सदियों पुराने रहस्य इसमें दफन हो। कुछ तो था इस गुफा में, कुछ अनदेखा, कुछ अनकहा। जैसे ही वह गुफा की ओर बढ़ा, उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान फैल गई। एक संकेत की उसने वह पा लिया था, जिसकी तलाश में वह इतने समय से था। लेकिन अचानक अपने कदम रोकते हुए आसन्न खतरे का अनुभव किया। उसने नजर घुमाई और द्रोणाभीर को देखा, बेहोश, घायल और एक भयानक स्थिति में। एक आदिवासी योद्धा के कंधे पर निर्जीव सा लटक रहा था। वे उसे अपने गांव की ओर ले जा रहे थे। अचानक हवा को चीरते हुए एक घातक तीर उसके शरीर के पास से गुजरकर पास के पेड़ में भयंकर आवाज के साथ लगा। उसे पता था कि वह यहाँ ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। आदिवासी क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए उसने तेजी से दौड़ लगा दी।
भागते हुए उसने अपनी कलाई पर छिपे हुए एक छोटे यंत्र को प्रकट किया। जैसे ही उसने यंत्र को सक्रिय किया, उसकी कलाई से एक छोटी रोबोटिक चिड़िया बाहर निकली। वह तेजी से हवा में उड़ी, जंगल के घने पेड़ों के बीच से गुजरती हुई सीधा गुफा की ओर बढ़ने लगी। यह स्पष्ट था, वह अब गुफा के रहस्य को जानना चाहता था। 3 वर्ष बीत गए। द्रोणाभीर का अब तक कोई पता नहीं। रेभानी का परिवार, जो कभी जीवन से भरा था, अब यादों के बोझ और एक अनिश्चित भविष्य के साए तले खड़ा था। आज बहुत खुशी का दिन है। काव्या ने अपनी नवजात बेटी का जन्म दिया है और उसका नाम है इसाद्री। अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में उम्मीद की हल्की रोशनी बिखरी हुई थी, मानो भविष्य में नई आशाओं का संचार हो रहा हो। काव्या की खुशी उससे विकिरित हो रही थी, उत्साह और शांति का एक मिश्रण जो 3 दिन पहले जन्मी इसाद्री के आगमन का प्रतिबिंब था। मैं बहुत खुश हूँ रेभानी। हाँ, मुझे पता है, मैं भी बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारी 2 बेटियां हैं, ओमुद्री और इसाद्री। वाह, तुम्हारा दायित्व तो अब और बढ़ गया, काव्या। हाँ रेभानी, सच कहूँ तो यह सब ओमुद्री की योजना थी। मैंने सोचा था कि सिर्फ ओमुद्री ही हमारा बच्चा होगा, पर उसने इतनी जोर देकर एक नया साथी मांगा कि सुथन और मैंने खूब सोचा, फिर फैसला कर लिया कि एक और बच्चा लेना चाहिए और अब हम सब मिलकर बहुत खुश हैं। हाँ काव्या, मुझे पता है। चलो इस खुशी के पल का जश्न मनाते हैं। मैं जल्द ही तुम्हारे शहर डेलवीरा आ रही हूँ। अब बस और मत सोचो रेभानी, यहाँ आ जाओ। जयदवल पहले से ही डेलभीरा और कालमाटी में द्रोणाभीर के व्यवसाय की देखभाल कर रहा है, लेकिन तुम अभी तक नहीं आई। द्रोणाभीर का नाम सुनते ही रेभानी के मन की गहराइयों में एक हलचल सी मच गई। उसकी आंखों की कोरों में नमी उतर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला, दर्द को भीतर समेट लिया। मैं आऊंगी काव्या, लेकिन तुम जानती हो मैं कितनी व्यस्त रही हूँ। प्रोहाल अब 6 साल का हो गया है और उसकी देखभाल में पूरा समय निकल जाता है। लेकिन अब आखिरकार मैं द्रोणाभीर के सपने, उसके ऑर्गेनिक फार्म के व्यवसाय पर ध्यान देने के लिए तैयार हूँ। तुम एक बहुत मजबूत महिला हो रेभानी, मैं जानती हूँ। रेभानी, उम्मीद रखो। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मैं यहाँ हूँ, ठीक है? कमरा उनकी दोस्ती की गहराई से गूंज उठा, समझ का एक आश्रय। थैंक यू काव्या, मुझे अब भी विश्वास है कि वो एक दिन मेरे पास लौट आएगा। काव्या और रेभानी की मुस्कानों में बीते वर्षों की यादें और अनकही भावनाएं झलक उठीं। समय और दूरी के बावजूद उनके बीच का यह बंधन अटूट था, एक ऐसा रिश्ता जो हर खुशी और हर दुख में समान रूप से गूंजता रहा। इसाद्री के जन्म को 3 वर्ष बीत चुके थे। समय अपनी मौन चाल में आगे बढ़ता रहा और डेलभीरा की धड़कन के साथ शहर का विस्तार और परिवर्तन जारी रहा। डेलभीरा की गगनचुंबी इमारतें समय के साथ और ऊंची हो गई थीं। भोर की सुनहरी रोशनी स्टील और कांच के महलों पर बिखर रही थी, जैसे भविष्य खुद को आकार दे रहा हो। डेलवैक्स रेजिडेंशियल टावर, संपन्नता और विलासिता का प्रतीक, श्राभाला राष्ट्र की सबसे ऊंची और भव्य आवासीय इमारत। यहाँ बसने वाले केवल सबसे अमीर और प्रभावशाली थे और इसके शीर्ष से दुनिया एक अलग ही नजर आती थी। डेलवैक्स टावर के मध्य भाग में स्थित काव्या और सुथन का निवास एक सुरक्षित आश्रय था, जहां भविष्य और आराम का अद्भुत संगम था। हर 10वीं मंजिल पर फैले विशाल गार्डन एरिया ने इस तकनीकी चमत्कार को प्रकृति की गोद में समाहित कर दिया था। ये हरे भरे बगीचे जो टावर के चारों ओर विस्तृत बालकनी की तरह फैले थे, किसी स्वप्नलोक से कम नहीं लगते थे। असली पेड़ पौधों के बीच होलोग्राफिक दृश्यों का जादू, सुबह की हल्की धूप में चमकता घास का मैदान, हवा में घुली ताजगी, यह सब एक नया संसार रचते थे। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पर थे, बच्चे खेल रहे थे और बुजुर्ग शांत मन से ऊंचाई से फैले शहर को निहार रहे थे। यह सिर्फ एक आवासीय टावर नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां प्रकृति और आधुनिकता एक साथ सांस ले रही थीं। प्रगति की इस सिम्फनी में 10 वर्षीय ओमुद्री, जिसकी मध्यम वर्णी त्वचा सजीव ऊर्जा से दमक रही थी, इस धातु के संसार में जीवन की धड़कन बन गई। पास ही पूर्वी एक अनुभवी और स्नेही 50 वर्षीय सहायिका 3 वर्षीय इसाद्री को गोद में लिए खड़ी थी।
उनकी निगाहें सामने खेलते ओमुद्री और उसके रोबोटिक साथी पर थीं, जो गेंद को उछालते और पकड़ते हुए हंसी खुशी खेल में मग्न थे। अचानक इसाद्री की तीव्र इच्छा के कारण पूर्वी को उसे नीचे उतारना पड़ा। जैसे ही उसके नन्हे पैर जमीन को छुए, वह बिना रुके आगे बढ़ी। उसी समय ओमुद्री की गेंद उसके हाथ से फिसलकर दूर जा गिरी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इसाद्री ने तेजी से लपककर गेंद उठा ली और अपनी छोटी मुट्ठी में कसकर भींच ली, जैसे कि उसे कोई छीन न ले। उसकी आंखों में जिद की चमक थी, एक मासूम मगर अडिग संकल्प। मुझे गेंद दो इसाद्री। यह मेरी गेंद है, मैं तुझे नहीं दूंगी। तू मेरे साथ खेल क्यों नहीं रही? माफ करना इसाद्री, चलो हम एक साथ खेलते हैं, यह बहुत मजेदार होगा। उनके खेल की मासूमियत हवा में घुल गई, जबकि पूर्वी उनकी समर्पित सहायिका एक स्नेह भरी मुस्कान के साथ इस मनमोहक दृश्य को निहार रही थी। कुछ दूरी पर खड़ी काव्या अपनी दोनों बेटियों को खेलते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में एक माँ का गर्व झलक रहा था। तभी एक जानी पहचानी उपस्थिति उसके पास आकर रुकी। बड़ी हो गई हैं दोनों। ओमुद्री की चंचलता और इसाद्री की जिद, दोनों में एक अलग चमक है। हाँ पिताजी, वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है। ऐसा लगता है जैसे कल ही ओमुद्री ने पहली बार बोलना शुरू किया था और अब देखिए इसाद्री भी अपने ही अंदाज में बड़ी हो रही है। इस बातों के बीच वशिराज ने हल्की मुस्कान के साथ एक नई खबर साझा की, जो काव्या के लिए एक सुखद आश्चर्य थी। एडालोरा मेरी कंपनी में निवेश करना चाहती है। काव्या, हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। पिताजी, आप पैसे के पीछे काफी जल्दी भाग रहे हैं, है ना? यह तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए है काव्या। मैं चाहता हूँ कि तुम सब सुरक्षित और खुश रहो। वशिराज की आंखों में हमेशा अपने परिवार के लिए प्यार झलकता था। काव्या जानती थी कि उनके लिए दुनिया में सबसे अनमोल चीज बस उसका और उसकी बेटियों का सुख था। लेकिन आज उनकी आंखों में कुछ और था, एक छुपी हुई ख्वाहिश, एक अनकही पीड़ा। पिताजी, आपने हमेशा मेरे और मेरे परिवार के बारे में सोचा, लेकिन अपने बारे में कभी नहीं। क्या आपने कभी पुनर्विवाह के बारे में नहीं सोचा? कभी नहीं काव्या, मैं सिर्फ तुम्हें बड़ा करना चाहता था। अपने रोबोटिक बिजनेस और इस आधुनिक जीवन में खुश था, लेकिन अब। काव्या ने गौर से पिता की आंखों में देखा। पहली बार उसने महसूस किया कि इस सख्त और दृढ़ इंसान के भीतर भी एक अधूरी कहानी दबी हुई थी। वह हल्के स्वर में बोली, पिताजी, अगर आपकी जिंदगी में कोई खास है तो मुझे बताइए, मैं सब संभाल लूंगी। आपको दोबारा खुश देखने से ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं काव्या, तुम जानती हो, मैंने सिर्फ एक ही इंसान से सच्चा प्यार किया है, तुम्हारी माँ सिप्रा। सिप्रा का नाम सुनते ही काव्या की आंखें हल्की सी नम हो गईं। माँ को खोए सालों हो गए थे, लेकिन उनके बिना घर आज भी अधूरा लगता था। एक पल की चुप्पी के बाद वशिराज ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोले, लेकिन अब एक उम्मीद दिखाई दे रही है काव्या। काव्या ने उत्सुकता से पिता की ओर देखा। कैसे पिताजी? आर्मेंडिया सरकार मृत व्यक्तियों के क्लोन बनाने की अनुमति दे रही है। काव्या की आंखें हैरानी और अविश्वास से फैल गईं। क्या इसका मतलब था कि सिप्रा, उनकी माँ, दोबारा लौट सकती थी? जब से मैंने यह खबर सुनी है, तब से एक सोच मेरे मन में घर कर गई है। मैं तुम्हारी माँ को वापस लाने पर विचार कर रहा हूँ, भले ही वह एक क्लोन के रूप में ही क्यों ना हो। काव्या के चेहरे पर हल्की हैरानी थी, लेकिन उसकी आंखों में पिता के लिए स्नेह कम नहीं हुआ। एक क्षण के लिए हवा जैसे ठहर गई। अगर ये आपकी इच्छा है पिताजी, तो मैं आपके साथ हूँ। यह आपका निर्णय है और मैं हर कदम पर आपका समर्थन करूंगी। एक पिता जिसने अपने जीवन का हर निर्णय अपनी बेटी के लिए लिया था, आज पहली बार अपनी एक ख्वाहिश उसके सामने रख रहा था और उसकी स्वीकृति उसके लिए अनमोल थी। काव्या, तुम्हारा समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अब मुझे तुम्हारे फैसले से सुकून मिला है। कोई बात नहीं पिताजी, अगर आप मेरी माँ को वापस बुलाना चाहते हैं तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसकी नज़र तब बगीचे के खुशनुमा माहौल की ओर मुड़ गई, जहां ओमुद्री और इसाद्री अपनी देखभाल करता पूर्वी के साथ खेल रहे थे। उनकी खिलखिलाहट उस उन्नत दुनिया में जीवन का स्पंदन भर रही थी, जहां भविष्यवादी संरचनाओं और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संतुलन था।
लेकिन इस शांत माहौल के बीच वशिराज के मन में उठने वाले नए सवालों ने हलचल मचा दी थी। क्या अतीत को वापस लाने की यह यात्रा वैसी ही होगी जैसी वह सोच रहे हैं? अर्मेंडिया के सबसे आलीशान इलाके में ऊंची दीवारों से घिरी एक भव्य संपत्ति के मुख्य द्वार पर काम से लौटी रेभानी की कार धीरे से आकर रुकी। जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा, उसकी नजर सामने पड़ी। इसाबेला, उसकी पड़ोसी, सामने वाले पथ से उसी ओर आती दिखी। रेभानी कुछ क्षण रुकी। दोनों औरतें मुख्य फाटक के पास आमने सामने आकर बात करने लगी। तभी एक हल्की यांत्रिक ध्वनि सुनाई दी। स्वचालित फाटक धीरे से खुला। अंदर से बाहर निकली इभागी, वह संवेदनशील, सजीव सी लगने वाली सिंथेटिक सहायिका। उसकी चाल में संयम था और आवाज में एकदम संतुलित विनम्रता। वेलकम मैडम। एक मिनट, इभागी। इभागी एक पल को रुकी, फिर अपने नियमित स्वर में आगे बोली। प्रोहाल ने आज फिर इसाबेला मैम की खिड़की का शीशा तोड़ दिया है। रेभानी की आंखों में तुरंत तनाव लौट आया। उसने इसाबेला की ओर देखा। स्वर थका हुआ था लेकिन जिम्मेदारी से भरा। माफ करिए इसाबेला, मैं जानती हूँ ये बार बार हो रहा है। सच कहूँ तो अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, सजा भी दी, लेकिन वो बहुत जिद्दी हो गया है। मैं थक चुकी हूँ। अरे रेभानी, बच्चे तो चीजें तोड़ते ही रहते हैं। उनकी दुनिया समझ से नहीं, भावनाओं से चलती है। प्रोहाल हमेशा आपको परेशान करता है, मैं जानती हूँ, और मुझे सच में अफसोस है। कोई बात नहीं रेभानी, बच्चे तो बच्चे होते हैं। इस बीच खेल के मैदानों में प्रोहाल, युवा शरारत का प्रतीक, हवा में एक फुटबॉल को लात मार रहा था। यह अर्मेंडिया की सबसे महंगी सोसाइटी का वह पार्क था जहां कभी कोई खेलता नहीं था। यहां लोग अपने कृत्रिम जीवन में इतने उलझे थे कि बच्चों की आवाजें अब पुराने समय की बात लगती थीं। पर यह सब बदला था जब प्रोहाल आया था। वही इस दुनिया की चुप्पियों में शोर लाया था। उसकी जिद, उसका भोला आत्मविश्वास और उसका संपन्न व्यक्तित्व आसपास के बच्चों को आकर्षित करता चला गया। धीरे धीरे वे सब, जो कभी एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते थे, अब एक साथ खेलते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रोहाल खेलता था। लेकिन आज प्रोहाल ने फुटबॉल को जोर से किक मारी। गेंद तेजी से उड़ती हुई पड़ोसी की खिड़की से टकराई और चटकती आवाज के साथ शीशा टूट गया। फिर से एक और फुटबॉल की मार। आसपास सन्नाटा छा गया, जैसे सबकी निगाहें उस टूटे हुए शीशे पर टिक गई हों। और सब कुछ अचानक रुक गया। एक पल पहले तक जो हंसी ठिठोली और दौड़ भाग थी, वो जैसे जम गई। यह तुम्हें महंगा पड़ेगा प्रोहाल। जैसे ही अंकल की तेज और गुस्से भरी आवाज आई, एक एक कर सभी बच्चे भागने लगे। प्रोहाल भी 2 सेकंड तक अकड़ा खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि अंकल सीधा उसकी दिशा में आ रहे हैं, बिना और सोचे वह भी बाकी सबकी तरह दौड़ पड़ा। पांव जमीन पर सरकते, बाल उड़ते और उसकी कमीज आधी बाहर, पर वो भागते हुए भी अपनी शरारत नहीं भूला। पीछे मुड़कर जोर से चिल्लाया, कल फिर खेलेंगे। और फिर ऐसे गायब हुआ जैसे कोई पंख लगा हो। जब प्रोहाल अपनी हाल की शरारत से थोड़ा हाँफता हुआ सोसाइटी की व्यस्त गलियों में रास्ता बनाता रहा, उसी समय पास ही एक युवा स्कूली लड़का अपने जूतों के फीते बांधने और हाथ में पकड़े केक डिब्बे को संभालने में जूझ रहा था। उसका संघर्ष देख प्रोहाल की नजर ठिठक गई और वो रुक गया। प्रोहाल अभी भी सांसें समेट ही रहा था जब वह लड़का सिर उठाकर बोला, अरे प्रोहाल, क्या तुम इसे 1 सेकंड के लिए पकड़ सकते हो? प्रोहाल हमेशा रोमांच के लिए तैयार बक्सा पकड़े एक पल को रुका और एक टुकड़ा निकालकर खाने लगा, जैसे ये सबसे सामान्य बात हो, जैसे कह रहा हो, अगर ये जमाना इतना आत्मकेंद्रित है तो मैं थोड़ा मिठास क्यों न ले लूं। प्रोहाल, मैंने अभी अभी इसे खरीदा है, तुम बस रोक नहीं सकते, है ना? वैसे आज मैं बहुत भूखा महसूस कर रहा हूँ भाई। लगता है बहुत ज्यादा फुटबॉल खेल लिया मैंने। सॉरी भाई। प्रोहाल ने मुस्कुराकर उस स्कूली लड़के की ओर देखा और बोला, भाई केक बढ़िया था, शुक्रिया। उसने फिर अपने लहराते बालों और तेज कदमों के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। अर्मेंडिया की सबसे महंगी बस्ती में स्थित 5 मंजिला उस भव्य इमारत की ओर जहां भविष्य की दुनिया के सपने बसते थे। लेकिन रास्ते में ही अचानक उसकी नजर पड़ी लियोकार्डिया पर।
प्रोहाल समझ गया था लियोकार्डिया उसी की ओर आ रही थी। उसके चेहरे के भावों में साफ था कि यह कोई हल्की फुल्की बातचीत नहीं होने वाली। अब पर प्रोहाल जैसा वो था, ना कभी पीछे हटा, ना अपने शब्दों से डरा। तुमने कल मुझे स्कूल में बुरी लड़की कहा था। मैं जैसी हूँ, मेरी मर्जी। तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? छोटे हो, छोटे ही रहो, समझे? प्रोहाल के चेहरे पर पहले हैरानी आई, फिर पछतावा। वो जानता था कि उसका शब्द चुभा होगा। उसने एक गहरी सांस ली, नजरें झुकाईं और शांत स्वर में बोला, माफी चाहता हूँ। लेकिन तभी लियोकार्डिया की नजर प्रोहाल के पीछे गई, उस शानदार कांच और धातु से बनी 5 मंजिला इमारत पर। क्या ये तुम्हारा घर है? लियोकार्डिया की हैरानी स्पष्ट थी जब उसने प्रोहाल के घर की भव्यता को देखा, प्रभावशाली इमारत को निहारते हुए। हाँ, ये मेरा घर है। सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दो। हाँ, ठीक है प्रोहाल। वाह, तुम तो काफी अमीर निकले, मुझे अंदाजा भी नहीं था। स्कूल में मिलते हैं प्रोहाल। और हाँ, मुझे दीदी मत बोलना, मेरा नाम लो, ठीक है? उसी पल घर का द्वार स्वचालित रूप से खुला। रेभानी बाहर निकली। उनके साथ थी ईभागी, संवेदनशील तकनीक की मिसाल जो हमेशा साथ चलती थी। प्रोहाल की नजर सीधे माँ की आंखों से टकराई और वो नजरें नर्म थीं पर तीखी भी। बस इतना काफी था। प्रोहाल समझ गया अब बचने का समय नहीं, मगर भागते हुए भी उसकी चाल में वही पुरानी मासूमियत थी। माँ, भूख लगी है, खाना दो। अब फिर से भाग निकला, मैडम। रेभानी ने पहले ईभागी की ओर देखा, फिर सामने खड़ी लियोकार्डिया की ओर। चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन स्वर में चिंता और सौम्यता भी। क्या उसने तुम्हें भी परेशान किया? नहीं आंटी, वह बहुत अच्छा लड़का है। हम बस स्कूल के बारे में बात कर रहे थे। ओह, स्कूल। तुम किस कक्षा में हो? आंटी, मैं अब 10वीं में हूँ। बहुत अच्छा, तो तुम प्रोहाल की सीनियर फ्रेंड हो। हाँ आंटी, प्रोहाल से बात करना वाकई में मजेदार है। वो बहुत अलग है बाकियों से। रेभानी ने उसकी बातों में एक ऐसी सहजता देखी जो स्वाभाविक नहीं लगी। रेभानी मुस्कुराई। ठीक है आंटी, फिर मिलते हैं। और हाँ, प्रोहाल से कहना कल स्कूल में मिलूंगा। जाते जाते लियोकार्डिया की नजर फिर एक बार उस घर की ओर गई। लियोकार्डिया के जाते ही रेभानी घर की ओर मुड़ती हैं, उनके साथ ईभागी भी। ईभागी, कुछ समझी तुम? मैंने उसके हाव भाव, शब्दों और आंखों की गति का मूल्यांकन किया। मुझे लगता है वह कुछ छिपा रही थी। शब्द ईमानदार थे पर भावना कृत्रिम थी। उसके मन में कुछ और चल रहा है। ईभागी, कुछ तो बदल रहा है उसमें। हर वक्त किसी न किसी के साथ खेलकूद, शरारतें, बातें। और आज वो कुछ पल के लिए रुकती हैं, जैसे शब्द ढूंढ रही हों। ईभागी, ऐसे दोस्त नहीं चाहिए प्रोहाल को। ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही। ये लोग, ये रिश्ते, सब कुछ सिर्फ मतलब का हो गया है। और मुझे डर है ये धीरे धीरे उसे भी बदल देंगे। प्रोहाल को अब ज्यादा खुला नहीं छोड़ सकते। मुझे उसकी दादी को फिर से बुलाना होगा, वही उसे फिर से संभाल सकती हैं। प्रोहाल कहाँ है? ईभागी, ढूंढो उसे, मुझे अभी बात करनी है उससे।